न्यूमेरिकल्स की आज दूसरी क्लास एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए परपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। एक परपथ दिया गया है हमें, ये परपथ चित्र दिया गया है। इन दो बिंदुओं के बीच एक सेल जिसका विद्युत भाग बल 2.5 वोल्ट और जिसका आंतरिक प्रतिरोध R स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 ओम दिया गया है। 1 ओम का प्रतिरोध, ये 2 ओम का प्रतिरोध, ये दिया गया है 5 ओम का प्रतिरोध, ये दिया गया है 2 ओम का प्रतिरोध और ये दिया गया है 4 ओम 4 ओम का प्रतिरोध। हमें इस दिए गए परपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करनी है। अब वोल्टता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस चित्र को व्हीटस्टोन सेतु के डायग्राम के अनुसार प्रदर्शित करेंगे। ये प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम और ये दिया गया है 5 ओम। इन बिंदुओं के बीच लगा हुआ है सेल प्लस माइनस और ये दिया गया है सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 ओम और ये 2.5 वोल्ट की बैटरी। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम ये जानेंगे, ये जो वैद्युत परपथ दिया गया है इसकी अब हम इसको नाम दे दें A B C D। अब हम ये पता करेंगे ये दिया गया परपथ संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। अगर ये संतुलन की अवस्था में होगा तो भुजा BD में धारा प्रवाह नहीं होगा। तो कैसे पहचानेंगे? सेतु संतुलन की शर्त होती है P/Q इज इक्वल टू R/S, यानी दो संलग्न भुजाओं के समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो सेतु संतुलन की अवस्था में होगा और बराबर अनुपात नहीं होगा तो सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। अब हम इन प्रतिरोधों को नाम देंगे R1 R2 R3 R4। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 2 इज इक्वल टू R3 का मान 2 और R4 का मान 4। तो ये निकल करके आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 1 बन जा 2 बन जा 2 और 2 जा 4। तो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर आया, अर्थात हमारा ये सेतु कैसी अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में। और जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो भुजा BD में धारा प्रवाह नहीं होता है। अब यहां से धारा सेल से धारा प्रवाह होगा I, इस बिंदु तक A बिंदु तक धारा प्रवाह होगा I और I इस A बिंदु के बाद दो भागों में डिवाइड हो जाएगा I1 प्लस वो I1 और इस शाखा में धारा चली जाएगी I2। धारा प्रवाह यहाँ होगा नहीं क्योंकि सेतु संतुलन की अवस्था में है। तो बिंदु B पर धारा आएगी I1 और बिंदु B के बाद धारा BC भुजा में क्या जाएगी I1। बिंदु D पर भी धारा का विभाजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेतु संतुलन की अवस्था में है, भुजा BD में धारा प्रवाह नहीं होगा और धारा I2
हमारी डीसी भुजा में चली जाएगी और इस बिंदु पर दोनों धारा आपस में मिल जाएंगी और ये धारा हो जाएगी क्या, आई। अब सेल की सिरों पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वोल्टता। तो वोल्टता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस वैद्युत परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। चलिए, प्रतिरोध, संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। प्रतिरोध R1 व R2 कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश इज इक्वल टू श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन होता है R1 प्लस R2। तो R डैश इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 1 प्लस R2 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू कितने ओम, 3 ओम। अब हम इन प्रतिरोधों की बात करेंगे। इन दोनों प्रतिरोधों में भी धारा I2 प्रवाह हो रहा है, एक ही धारा बह रही है, अर्थात ये दोनों प्रतिरोध कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। यहां लिखेंगे प्रतिरोध R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश हो तो R डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R3 प्लस R4। नई लाइन से R डबल डैश इज इक्वल टू R3 का मान 2 और प्लस R4 का मान 4, तो इज इक्वल टू कितने ओम हो जाएगा, 6 ओम। नई लाइन से अब ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में थे तो इनका तो क्या आया, R डैश। ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में थे तो इनका क्या आया, प्रतिरोध तुल्य R डबल डैश। अब देखो R डबल डैश में I2 धारा और R डैश में I1 धारा, तो ये दोनों प्रतिरोध R1 वो R डैश और R डबल डैश कैसे क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। यहां लिखेंगे हम प्रतिरोध R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश हो तो वो R ट्रिपल डैश हो तो हम यहां लिखेंगे 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। इम्प्लाइज डेट 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R डैश, और 1/R डैश की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस 1/R डबल डैश की वैल्यू कितनी है, 6। तो नई लाइन से ये हो जाएगा 6×18, 6×3, तो ये हो जाएगा 9/18। नई लाइन से होगा इम्प्लाइज डेट 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 9/18। पलट लेंगे इसको तो ये हो जाएगा R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 18/9, 9 2 जा 18, तो R ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ओम। अब हमने समांतर चतुर्भुज जो ये बना हुआ है इनके प्रतिरोधों को ज्ञात कर लिया और वो आया R ट्रिपल डैश, और ये किसके इक्वल आया, 2 ओम के इक्वल आया। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा परिपथ हमारा ऐसा बन चुका है, ये A बिंदु और इसका जो प्रतिरोध है टोटली जो हमने फाइंड किया है वो कितने ओम आ गया, 2 ओम और R ट्रिपल डैश, और ये बिंदु हो जाएगा B और ये ऐसे यहाँ प्लस ये माइनस और ये इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और ये कितना है R इज इक्वल टू 0.5। अब इसमें धारा I, इसमें भी धारा I और इसमें भी धारा I, यानी सभी प्रतिरोधों में धारा I है, अर्थात
तुल्य प्रतिरोध जो इसका निकल करके आया था आर ट्रिपल डैश वो और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहां हम लिखेंगे प्रतिरोध प्रतिरोध आर ट्रिपल डैश व स्मॉल आर श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध यानी पूरे परपथ का हम निकल आया, तुल्य प्रतिरोध क्या हो तो आर हो तो आर हो तो आर हो तो अब नई लाइन से हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध आर इज इक्वल टू आर डबल डैश वो ट्रिपल डैश प्लस स्मॉल आर डबल डैश का मान 2 प्लस स्मॉल आर का मान 0.5। इन दोनों को ऐड करने पर आंसर आएगा 2.5 ओम। यानी परिपथ का जो संपूर्ण प्रतिरोध निकल करके आया इस पूरे परिपथ का वो कितना आया था 2.5 ओम। अब हमें क्या करना है, सेल के सिरों पर क्या निकालनी है, वोल्टता। वोल्टता निकालने के लिए हमें धारा की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी इस परिपथ में पूरे परिपथ में धारा का मान क्या है, तो I बराबर फॉर्मूला होता है V अपॉन आर। V कितना है 2.5 अपॉन R कितना है, R हो जाएगा आपका 2.5 इज इक्वल टू, इससे ये कट जाएगा 1 टाइम्स, तो I इज इक्वल टू निकल करके आएगा I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। हमने इस परिपथ में क्या निकाल ली, धारा। अब धारा निकालने के बाद पूछा गया है क्या, सेल की सिरों के बीच वोल्टता। वोल्टता ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र होता है E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। यहां E होता है सेल का विद्युत वाहक बल, V होता है सेल के सिरों के बीच वोल्टता। वोल्टता निकालनी है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। B इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमें क्या दी गई है, सेल का विद्युत भाग बल 2.5 माइनस आई की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है 1 इंटू स्मॉल आर का मान कितना दिया गया है 0.5। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 2.5 माइनस 0.5 का बना मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5, 2.5 से 0.5 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 2.0 वोल्ट। यही है सेल के सिरों के बीच वो टर्मिनल वोल्टता या सेल के सिरों के बीच वोल्टता V इज इक्वल टू 2.0 वोल्ट। हम क्या करेंगे, दोबारा से सुनिएगा। दिए गए परिपथ में सेल के सिरों के बीच हमें क्या निकालनी है, वोल्टता। वोल्टता निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसको विस्तृत रूप किसमें करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु में। इस चित्र को व्हीटस्टोन सेतु के चित्र में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करके हम पता करेंगे कि इस 5 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाह होगा या नहीं होगा। ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल की दो संगत यानी सॉरी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं होती हैं, इनके प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के अगर बराबर है तो शेष संतुलन की अवस्था में होगा, और बराबर नहीं है तो शेष संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। हमने अनुपात बराबर करके देखा, अनुपात 1/2 बराबर 1/2 आया, अर्थात शेष कैसी अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, तो 5 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाह नहीं होगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल सॉरी वोल्टता ज्ञात करने के लिए इक्वेशन होता है B इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आर हमें पता है स्मॉल 0.5, आई हमें पता नहीं है निकालना पड़ेगा, ई हमें पता है, तो आई निकालने के लिए सबसे पहले हमें पूरे परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात करना है, और वो प्रतिरोध कितना आएगा R इज इक्वल टू 2.5 ओम। जैसे ही हम पूरे परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे तभी हम परिपथ में प्रवाहित धारा का मान प्राप्त कर लेंगे, वो आएगा V अपॉन आर। V अपॉन आर इज इक्वल टू 2.5 अपॉन वो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V की वैल्यू 2.5, V को ही हम क्या कह देते हैं E अपॉन आर। E अपॉन आर, E की वैल्यू क्या है 2.5 और अपॉन R की वैल्यू क्या है 2.5। 2.5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, यानी पूरी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना आ गया 1 एम्पियर। अब हम लगाएंगे
ऐसा समीकरण लगाएंगे इसमें विद्युत भाग बल, टर्मिनल वोल्टता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, धारा हो, जिससे हम क्या फाइंड कर पाएंगे, सेल के सिरों के बीच टर्मिनल वोल्टता। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस आई आर। ई की वैल्यू कितनी दी गई है 2.5 माइनस 1 × 0.5, 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा, इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा बी टर्मिनल वोल्टता इज इक्वल टू 2.0 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, बिंदुओं ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और धाराओं I1 व I2 का मान ज्ञात करना है। परपच चित्र दिया गया है, परपच चित्र दिया गया है। प्लस माइनस 6 वोल्ट की बैटरी, ए बी सी डी, इसका मान दिया गया है 15 ओम, इसका मान दिया गया है 3 ओम, इसकी वैल्यू दी गई है 30 ओम, इसकी वैल्यू दी गई है 6 ओम। सेल की धन प्लेट से धारा प्रवाह होता है और धारा प्रवाह होगा आई। ए बिंदु पर जाकर के धारा कितने भागों में डिवाइड हो जाएगी, 2। इस भुजा में धारा I1 और इस भुजा में धारा I2। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें बिंदुओं ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध और I1 व I2 के मान। बीच में भुजा है नहीं, क्षेत्र संतुलन की अवस्था में अभी है। देखो कैसे, इसे मान लेते हैं R1, इसे मान लेते हैं R2, R3 और ये R4। क्षेत्र संतुलन की कंडीशन क्या होती है, शर्त होती है P/Q = R/S। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं R1/R2 = R3/R4। R1 की वैल्यू कितनी दी गई है 15/3 = 30/6। 3 5 जा 15, 6 5 जा 30। यानी कि दोनों संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर आ गया। और जब अनुपात बराबर आ गया, क्षेत्र कैसी अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। अब हम फाइंड करेंगे क्या, ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले प्रतिरोध, प्रतिरोध R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो है तो तुल्य, तो तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो। जब श्रेणी क्रम में है, क्यों है श्रेणी क्रम में, इधर धारा प्रवाह होगा नहीं तो इधर भी क्या होगी I1 धारा और इधर क्या होगी I2 धारा। I1 धारा, I1 धारा, धारा का मान समान, अर्थात दोनों प्रतिरोध कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो नई लाइन से होगा R डैश = R1 + R2 R1 की वैल्यू 15 प्लस R2 की वैल्यू 3 हो, तो ये कितने ओम आ गया 18 ओम। नई लाइन से प्रतिरोध R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश हो तो।
आर डबल डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R4। R3 की वैल्यू 30 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है R4 की 6 इज इक्वल टू 36 ओम। अब ये प्रतिरोध तो निकल के आया R डैश, ये दोनों प्रतिरोध करके निकल के आए R डबल डैश। इसमें I1 धारा, इस प्रतिरोध में I2 धारा, दोनों कैसे क्रम में हो गए? समांतर क्रम में हो गए। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिरोध R1 बा R वो R डैश बा R डबल डैश कैसे क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध R हो तो, अब R लिखेंगे क्योंकि इन प्रतिरोधों के सिवा और कोई प्रतिरोध है नहीं परपथ में, तो हम तुल्य प्रतिरोध क्या कर लेंगे? R कर लेंगे। तो नई लाइन से 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश कितना दिया हुआ है? R डैश 18 प्लस 1/36। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36, 2 टाइम्स डिवाइड होगा प्लस 13 6 बन जा 36। ये हो जाएगा 3/36। तो नई लाइन से 1/R इज इक्वल टू 3/36, 36 बन जा 36, ये हो जाएगा 3R इज इक्वल टू 36। तो R इज इक्वल टू 36/3, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो आएगा कितने ओम? 12 ओम। आंसर, पहला आंसर हमने निकाल दिया ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब हमें निकालना है धाराओं I1 व I2 के मान। धारा I1 और I2 के मान, पहले तो हम संपूर्ण धारा I ज्ञात करेंगे। I ज्ञात करने के लिए I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है B/R। B का मान कितना दिया है? 6 और R का मान कितना है? 12। तो ये आएगा 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 1/2। तो I इज इक्वल टू 0.5। अब फाइंड करना है हमें I1 और फाइंड करना है I2। I1 धारा फाइंड करने के लिए हम बिंदुओं A और C के बीच क्या फाइंड करेंगे? विभवांतर। बिंदुओं A और C के बीच विभवांतर फाइंड करना पड़ेगा। और विभवांतर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है BAC इज इक्वल टू VAC इज इक्वल टू V बराबर फॉर्मूला होता है I/R, सॉरी हाँ, B बराबर I इंटू R। I की वैल्यू 0.5 इंटू R की वैल्यू, यानी इन दोनों प्रतिरोधों के मध्य, इन दोनों संलग्न भुजाओं के टोटल प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? 18। तो ये हो जाएगा 9.0, यानी BAC के मध्य जो प्रतिरोध निकल करके आया वो कितना निकल करके आया? 9 वोल्ट। I1 इज इक्वल टू सूत्र होता है VAC/R। VAC कितना दिया हुआ है? ये नहीं होगा, परपथ में धारा इतनी निकाल ली 0.5। हम क्या करेंगे? हमें निकालनी है I1 का मान। I1 का मान फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे B/R डैश, यानी कि इन दोनों प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में थे जोड़ करके क्या आया था? R डैश। तो इस प्रतिरोध में भी I1 धारा, इस प्रतिरोध में भी I1 धारा, तो दोनों का योग लगाएंगे और वो कितना आया था? 18। तो नई लाइन से होगा B की वैल्यू 6/R डैश की वैल्यू जो है 18। 6 एकन 6, 6 तिया 18। तो I1 इज इक्वल टू आएगा 1/3 एम्पियर। अब हमें निकालना है धारा I2 का मान।
धारा I2 का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे P/R डबल डैश, क्योंकि I2 धारा जो प्रवाह हो रहा है वो कौन से प्रतिरोध में हो रहा है, R डबल डैश में। तो I2 इज इक्वल टू बी का मान 6 और R डबल डैश की वैल्यू कितनी है 36। तो ये हो जाएगा 6 एकन 6 छिचरंग 36, आंसर आ जाएगा आपका 1/6 एम्पियर। तो I2 इज इक्वल टू 1/6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के बीच, तथा 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। देखिएगा संलग्न चित्र हमें दिया गया है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये इसमें I 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की धारा प्रवाह हो रहा है, 10 एम्पियर। I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ये प्रतिरोध है 7 ओम, ये प्रतिरोध दिया गया है 2 ओम, ये प्रतिरोध दिया गया है 3 ओम, और ये प्रतिरोध दिया गया है 4 ओम। हमें ए बिंदु और बी बिंदु के बीच क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इस बिंदु से धारा I प्रवाह हुआ, इस बिंदु पर आकर के मान लेते हैं धारा I1 इधर और धारा I2 इधर, क्योंकि धारा दो भागों में बढ़ जाएगी। इस बिंदु पर आकर के जब धारा दो भागों में विभाजित होगी तो मान लेते हैं इसमें I1 धारा और इसमें I2 धारा। इस प्रतिरोध को नाम देते हैं R1, R2, इस प्रतिरोध को नाम R3 और इस प्रतिरोध को नाम R4। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसमें ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध और 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। देखिए पॉइंट नंबर पहला, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध R2 और R3 धारा भिन्न भिन्न होने के कारण कैसे क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो यहां लिखेंगे हम प्रतिरोध R2 व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध, R डैश हो तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, नहीं 1/R1 वो R2 और प्लस 1/R3। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R2, R2 की वैल्यू कितनी दी गई है 2 ओम, प्लस R3 की वैल्यू दी गई है 3 ओम। दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 बन जा 3 प्लस 2 बन जा 2। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 5/6। तो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5। तो R डैश इज इक्वल टू 6 बन जा, वो 5 बन जा 5, 1 बचा 5 2 जा 10, R डैश इज इक्वल टू 1.2 ओम। अब देखिए ये परिपथ, ये दोनों प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना निकल करके आया 1.2 ओम, और इसको ही हमने क्या नाम दे दिया R डैश। अब देखिए धारा आई, इसमें भी धारा आई, इधर भी धारा आई, इधर भी धारा आई, अर्थात प्रतिरोध
R1 व R डैश व R4 श्रेणी क्रम में है। एक ही धारा है सभी प्रतिरोधों में, श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध R हो तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R डैश प्लस R4। R1 की वैल्यू 7 ओम प्लस R डैश की वैल्यू 1/2 प्लस R4 की वैल्यू 4। 7 और 4 11 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 12.2 ओम। तो R इज इक्वल टू 12.2 ओम, यानी इस परपथ का ए और बी के बिंदुओं के बीच जो विभवांतर प्रतिरोध होगा वो कितने ओम होगा? 12.2 ओम। आंसर पहला। सेकंड आंसर दिया गया है 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। अब पहले जैसा ही चित्र बना लेते हैं। निकालना है हमें 3 ओम के प्रतिरोध में धारा। ये प्रतिरोध दिया गया है 2 ओम और ये प्रतिरोध दिया गया है 3 ओम। इधर I1 धारा और इधर I2 धारा। अब हम फाइंड करेंगे इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? तो देखिए, विभवांतर इन दो बिंदुओं के बीच ज्ञात कर रहे हैं। V1 इज इक्वल टू IR। I की वैल्यू दी गई है 10 इंटू R की वैल्यू दी गई है, इन दोनों प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर, वो प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध कितना आया था R डैश, और वो कितना था 1.2। तो यहाँ R डैश लिखेंगे और ये आएगा आपका 12 V1 का मान। I1 में धारा निकालनी है। I1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है B अपॉन R। वो 3 ओम के प्रतिरोध में धारा निकालनी है हमें I1, और 3 ओम के प्रतिरोध में धारा I1 है, तो B अपॉन R1। इसको हमने क्या माना था? R1 R2 R3 माना था इसको, या ऐसे लिख लो उसमें 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, और 3 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी आएगी? इज इक्वल टू इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो हमारा कितना आया? 12। और 3 ओम के प्रतिरोध में जो धारा है यहाँ लिखेंगे B1, और 3 ओम के प्रतिरोध में धारा हमें निकालनी है अपॉन 3, तो B1 की वैल्यू 12 अपॉन 3। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 4। यानी 3 ओम के प्रतिरोध में I1 जो धारा है, यहाँ लिख लो I1 इज इक्वल टू, जो I1 धारा आएगी वो कितनी एम्पियर आएगी? 4 एम्पियर। तो सुनिए, हमें बिंदु ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध निकालना है वो आएगा 12.2 ओम, और हमें 3 ओम के प्रतिरोध में धारा निकालनी है। तो 3 ओम के प्रतिरोध में धारा निकालने के लिए हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना पड़ेगा, और विभवांतर निकालने के बाद ये दोनों बिंदु जब समांतर क्रम में है दोनों प्रतिरोध, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर समान होना चाहिए, समान आएगा। उसके बाद विभवांतर जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे V1। मान लेते हैं इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? V1। V1 इज इक्वल टू IR1, वो R डैश। R डैश क्यों लगाया? क्योंकि इन दोनों प्रतिरोधों के मध्य यही, वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य यही दो प्रतिरोध हैं, और ये दो प्रतिरोध हैं, लेकिन ये दोनों है कैसे क्रम में? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम जब हमने इन दोनों का निकाला है, वो R डैश ये निकाला है, और कितना आया था? 1.2 वोल्ट, 1.2 ओम। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, धारा I का मान 10 दे रहे हैं, तो V1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो 3 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी आ जाएगी? 4 एम्पियर। अगर ऐसे ही इस 4 ओम के प्रतिरोध, वो 2 ओम के प्रतिरोध में धारा पूछता तो हम यहाँ लिख लेते 2 ओम के प्रतिरोध में धारा, और 2 ओम के प्रतिरोध में 2 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो इसमें जब हम निकालते किस तरह पर विभवांतर कितना होता? V1, विभवांतर कितना होता? P1 अपॉन 2। तो ये V1 की वैल्यू 2 अपॉन 2, वो 12 अपॉन 2, इससे ये कट जाता, आंसर कितना आता? 6 एम्पियर। तो I2 का मान कितना आया था? 6 एम्पियर।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दिए गए परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच विभव बराबर हो तो गणना कीजिए। यानी ए और बी बिंदुओं के बीच विभव बराबर है तो हमें निम्न की गणना करनी है। पाँच ओम, 10 ओम, 4 ओम, एक्स ओम और 10 ओम। पाँच ओम, 10 ओम, 15 ओम, ये दिया गया है 10 ओम, ये दिया गया है 4 ओम, ये दिया गया है एक्स ओम। ए सी ए सी डी ए बी, सी ए डी बी। बैटरी दी गई है 5 वोल्ट। पाँच ओम, 10 ओम, 10 ओम, 4 ओम, इधर एक्स ओम प्रतिरोध हमें फाइंड करना है। तो इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया गया एस एक्स ओम प्रतिरोध का मान। पहला पॉइंट दिया गया है प्रतिरोध एक्स का मान, इस प्रतिरोध का हमें मान फाइंड करना है। दूसरा इसमें पॉइंट दिया गया है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा और एक्स ओम के प्रतिरोध में धारा। 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है एक्स ओम के प्रतिरोध में धारा। एक्स ओम के प्रतिरोध में धारा। चौथा पॉइंट दिया गया है बैटरी से ली गई कुल धारा। बैटरी से ली गई कुल धारा, ली गई कुल धारा। पांचवा पॉइंट दिया गया है बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। दी गई शक्ति। पहला पॉइंट हमें ज्ञात करना है प्रतिरोध एक्स का मान। कंडीशन दी गई है इस क्वेश्चन में, ए व बी बिंदुओं पर विभव क्या है, बराबर। तो व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार सेतु संतुलन की अवस्था में कब होता है? सेतु संतुलन की अवस्था में जब होता है जब बिंदु ए का विभव बिंदु बी के विभव के बराबर अगर है तो धारा प्रवाह इस भुजा में यानी ए बी भुजा में नहीं होगा। तो सेतु हमारा कैसी अवस्था में होगा? संतुलन की अवस्था में होगा, क्योंकि धारा यहाँ से आई जाएगी, इस बिंदु से आकर के सी बिंदु पर धारा इस भुजा में जाएगी I1 धारा और इस भुजा में जाएगी I2 धारा। क्वेश्चन ने कह दिया क्या बिंदु ए और बिंदु बी की विभव बराबर है, तो न धारा प्रवाह इससे ऊपर की ओर होगा न इस बिंदु से धारा प्रवाह नीचे की ओर होगा, अर्थात सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो कंडीशन दी जाती है हमें P/Q = R/S। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस अज्ञात प्रतिरोध का हम मान फाइंड करेंगे। इसको मान लेते हैं R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4।
तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो R1 की वैल्यू कितनी दी गई है 5 ओम अपॉन R2 की वैल्यू 10 ओम बराबर R3 दिया गया है हमें 4 ओम और इसका मान दिया गया है X जो हमें फाइंड करना है। इसको उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5X इज इक्वल टू 10 चौक 40। तो x बराबर आ जाएगा आपका 40/5। तो x बराबर आ जाएगा कितने ओम, यानी पहला आंसर x प्रतिरोध x का मान और वो कितना कितना आएगा 8 ओम। दूसरा हमें दिया गया है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। अब 5 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान हम जब ही निकाल पाएंगे जब हमें इस पूरे परपथ का R पता हो, उसके बाद हमें इस पूरे परपथ की धारा पता हो और उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे सी और डी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो ये पॉइंट ज्ञात करने के लिए 5 ओम के प्रतिरोध में धारा और x ओम के प्रतिरोध में धारा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम R को फाइंड करेंगे, फिर इस I को यानी सेल से कितनी धारा परपथ में प्रवाहित हो रही है और उसके बाद हम बिंदु C और D के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु R यानी इस परपथ का संपूर्ण प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध। तो हम यहां लिखेंगे प्रतिरोध प्रतिरोध R1/R2 प्रतिरोध R1/R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध R डैश हो तो दोनों प्रतिरोध कैसे क्रम में है श्रेणी में, क्योंकि इसमें भी I1 धारा इसमें भी I1 धारा। तो R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R डैश इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 5 प्लस R2 की वैल्यू 10 इज इक्वल टू कितने ओम 15 ओम। 15 ओम आ गया। अब हम निकालेंगे इसका तुल्य प्रतिरोध इन दोनों भुजाओं का। तो यहां लिखेंगे हम प्रतिरोध प्रतिरोध R3/R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश हो तो R डबल डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R4। तो यह R3 की वैल्यू 4 दी गई है प्लस इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी कितने ओम आया था 8 ओम आया था। तो 8 तो नई ये नई लाइन से आईसी में 8 और 4 12 ओम। R डैश का मान कितने ओम आ गया 12 ओम। यहाँ लिख लेंगे R डैश का मान 15 ओम और R डबल डैश का मान हमने निकाल दिया कितना ओम 12 ओम। अब ये R डबल डैश वो R डैश और ये R डबल डैश, इसमें I1 धारा इसमें I2 धारा दोनों कैसे क्रम में हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रतिरोध प्रतिरोध R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध R ट्रिपल डैश हो तो हम फाइंड करेंगे देखो समांतर क्रम में। तो 1/R डबल डैश वो ट्रिपल डैश इज इक्वल टू R डैश प्लस 1/R डबल डैश। तो 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश का मान 15 प्लस 1/R डबल डैश का मान 12। दोनों का एलसीएम लेंगे और दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा
प्रतिरोध दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60। इसका आधा डिवाइड करेंगे, 15 चौक 60, 4 एकन 4, 12 पंजे 60, 5 एकन 5। तो 1/r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 9/60। नई लाइन से हो जाएगा 1/r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 9/60। पलट लेंगे इसको तो ये हो जाएगा r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 60/9। कैंसिल आउट करेंगे, 20 तिया 60, 3 त्रिका 9। r ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आएगी 20/20/3। अब ये पूरा समांतर चतुर्भुज का जो प्रतिरोध जो निकल के आया था सॉल्व करके, वो आया था 20/3। अब इस प्रतिरोध यानी इस पूरे के ये कैसे क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो नई लाइन से हम लिखेंगे प्रतिरोध प्रतिरोध r ट्रिपल डैश व 15 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध R हो तो R इज इक्वल टू R ट्रिपल डैश प्लस 15, R ट्रिपल डैश 20/3 प्लस 15। इसका आधार करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 20 प्लस 45/3। तो ये हो जाएगा 65/3 टोटल, यानी तुल्य प्रतिरोध जो इस परपथ का निकल के आया था वो 65/3 निकल के आया है। अब हमने R निकाल लिया, अब किसकी बारी आई, I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है B/R। B कितना है 5/65/3। 3 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 5 × 3/65। इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो वो 13, तो 3/13। I इज इक्वल टू आएगा 3/13, यानी इस परिपथ में जो धारा निकल करके आएगी वो 3/13 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, बिंदुओं C व D के बीच विभवांतर निकालना है। तो बिंदुओं C और D के बीच जब विभवांतर हम निकालेंगे तो यहां लिखेंगे VCD, यानी बिंदुओं C व D के बीच विभवांतर। अब विभवांतर निकालने के लिए V बराबर फॉर्मूला होता है IR। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है IR। अब IR हम C और D के बीच विभवांतर कहाँ निकालना है, बिंदु C और D के बीच। जब बिंदुओं C और D के बीच आप विभवांतर निकालेंगे तो बिंदुओं C और D के बीच ये प्रतिरोध लगे हुए हैं 4। इन चारों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध सॉल्व करके हमने निकाला था वो कितना निकल करके आया था, R ट्रिपल डैश। तो C और D के बीच ही हम जब धारा का वो क्या कहते हैं विभवांतर निकालेंगे तो ये IR ट्रिपल डैश। तो BCD इज इक्वल टू I की वैल्यू 3/13 इंटू R ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आई 20/3। तो ये आएगा 60/39। 60/39 60/39। इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने के बाद यहीं से कर लो, इससे इसे कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा 20/13। हमने बिंदु C और बिंदु D के बीच क्या फाइंड कर लिया, विभवांतर। अब हम नई लाइन से क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब हमें निकालना है सेकंड क्वेश्चन, वो सेकंड आंसर। सेकंड दिया है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा
5 ओम के प्रतिरोध में धारा, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा क्या बह रही है, I1। अब इसको दो विधियों से बताएंगे हम, पहले सूत्र के अकॉर्डिंग और दूसरा डायरेक्ट विधि। तो 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, और 5 ओम के प्रतिरोध में जो धारा हम निकाल रहे हैं वो है I1। I1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R। निकालना है I1। I इन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो है BCD, और इनके संगत जो प्रतिरोध है वो हमारा क्या है, R1। वो R डैश क्यों है सुनिएगा। 5 ओम के प्रतिरोध में तो धारा हमें निकालनी ही है, लेकिन हम लगाएंगे इन दोनों प्रतिरोधों का योग, क्योंकि जो धारा I1 है वो इसमें भी बह रही है और इधर भी बह रही है। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा VBCD कितना दिया है, VCD दिया गया है 20/13 अपॉन R डैश की वैल्यू हमें दी गई है 15। तो 13 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 15। इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। तो 4/3 3 जा वो 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। तो आंसर आएगा I1 यानी 5 ओम के प्रतिरोध में धारा 4/39 एम्पियर। अब हमें तीसरा निकालना है, X ओम के प्रतिरोध में धारा, और X ओम हमारा 8 है। तो X ओम यानी 8 ओम के प्रतिरोध में धारा, प्रतिरोध में धारा, और 8 ओम के प्रतिरोध में धारा क्या है, I2। देखो I2, ये I2। तो इन दोनों सुनों के मध्य विभवांतर कितना है, VCD, और इन दोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है, R डबल डैश। देखो इन दोनों का प्रतिरोध हमने R डबल डैश निकाला था, वो कितना आया था 12। तो I2 इज इक्वल टू VCD कितना दिया हुआ है 20/13 अपॉन R डबल डैश कितना दिया हुआ है 12। तो ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 20/13 इंटू 12, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। आंसर आ जाएगा I2 इज इक्वल टू 5/13 9 एम्पियर। बैटरी से ली गई कुल धारा, बैटरी से ली गई कुल धारा, चौथा आंसर जब हम निकालेंगे तो ली गई कुल धारा आई इज इक्वल टू, मैंने पहले ही निकाल लिया है 3/13 एम्पियर, ये दिया गया है। उसके बाद हमें निकालना है फोर्थ आंसर, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति, शक्ति यानी P इज इक्वल टू होता है VI। V की वैल्यू दी गई है 5 इंटू आई की वैल्यू दी गई है 3/13। तो ये आंसर आएगा 5 3 जा 15/13 एम वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। क्या पांचवा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। वैद्युत परिपथ संबंधी क्या, किरचॉफ के नियम। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में, सन 1842 ईस्वी में जटिल परिपथों से संबंधित दो नियम प्रस्तुत किए। किरचॉफ के नियम, कितने नियम प्रस्तुत किए, दो नियम, दो नियम प्रस्तुत किए। सन 1842 में कैसी परपथों से संबंधित, जटिल परपथों से संबंधित। पहला नियम था इनका नियम नंबर 1 या प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम। इनके प्रथम नियम को
संधि का नियम, संधि का नियम या धाराओं का नियम भी कहते हैं, धाराओं का नियम। तो किरचॉफ का परिपथ संबंधी जो पहला नियम है उसको संधि का नियम या धाराओं का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार सुन लीजिए, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। तो इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी संध पर मिलने वाली, किसी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। शून्य के बराबर होता है। नोट पॉइंट, फॉर्मूला होता है इसका सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी सिग्मा क्या बता रहा है, बीजगणितीय योग इसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। नोट पॉइंट, जो धाराएं संध की ओर जाती हैं, जो धाराएं संध की ओर जाती हैं वे धनात्मक चिन्ह के साथ, धनात्मक चिन्ह के साथ तथा संध से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। दूसरा नोट पॉइंट, यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित था, आवेश संरक्षण पर, यानी ये किसको प्रदर्शित करता है, आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, मान लेते हैं ये कोई संधि है, इसको नाम दे देते हैं O। I1 धारा, I2 धारा, I3 धारा, I4 धारा, I5 धारा, I6 और ये धारा है I7। मैंने बताया था इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर या किसी भी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है,
शून्य के बराबर होता है। अब देखिए, जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं वे धनात्मक चिन्ह के साथ तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो संधि की ओर जाने वाली धाराएं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I7 माइनस संधि से दूर जाने वाली धारा I4 माइनस संधि से दूर जाने वाली धारा I5 माइनस संधि से दूर जाने वाली धारा I6 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, I1 धारा संधि की ओर जा रही है प्लस के साथ, I2 धारा संधि की ओर प्लस चिन्ह के साथ, I3 धारा संधि की ओर जा रही है प्लस चिन्ह के साथ, I4 धारा संधि से दूर जा रही है माइनस, I5 धारा संधि से दूर जा रही है माइनस, और I6 धारा संधि से दूर जा रही है माइनस, और I7 धारा जो है वो संधि की ही ओर जा रही है तो प्लस। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I7 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा I4 प्लस I5 प्लस I6। इससे निकालेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नियम नंबर 2, नोट करिएगा। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम को द्वितीय नियम, इसे बंद पास का नियम, बंद पास का नियम, या इसका दूसरा नाम है बोल्टता का नियम, बोल्टता का नियम, और इसे ही कहते हैं लूप का नियम। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी किसी वैद्युत परिपथ के किसी वैद्युत परिपथ के किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास प्रत्येक बंद पास के प्रत्येक बंद पास के परिणामी परिणामी विद्युत भाग बल
विद्युत वाहक बल, परिणामी विद्युत वाहक बल, बंद पास के परिणामी विद्युत वाहक बल उस बंद पास के विभिन्न उस बंद पास के विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के योग के बराबर होता है, किसी वैद्युत परपथ के प्रत्येक बंद पास के परिणामी विद्युत वाहक बल उस बंद पास के विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के योग के बराबर होता है। फॉर्मूला होता है सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा P। इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR। इससे ही इसका दूसरे शब्दों में नियम हो सकता है नोट पॉइंट। पहला नोट पॉइंट यह है ऊर्जा संरक्षण, पर आधारित है। आगे की क्लास कल। थैंक यू।